1999 में नासा का एक मिशन था, मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर। ओ हाँ, वो $125 मिलियन का नुकसान हुआ था इसमें। एग्जैक्टली। और वजह क्या थी? अंतरिक्ष में ऑर्बिटर इसलिए तबाह हो गया क्योंकि एक इंजीनियरिंग टीम मेट्रिक सिस्टम यूज कर रही थी और दूसरी टीम इंपीरियल सिस्टम। सिर्फ डेटा स्टैंडर्डाइजेशन की गलती, मतलब एक छोटी सी नेमिंग कन्वेंशन की चूक और सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। बिल्कुल। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करना सिर्फ सफाई करने जैसा नहीं है, ये दरअसल डिजास्टर मैनेजमेंट है। सही बात है, अगर डेटा सही नहीं है तो डिजास्टर तो होना ही है। हाँ, तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि डेटा एनालिसिस में सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या होता है, जो कि डेटा प्रिपरेशन है, जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। हाँ, हमारा ध्यान खास तौर पर पाइथन के पैंडाज लाइब्रेरी पर होगा, जिसमें 3 क्रियाओं पर हम फोकस करेंगे। सॉर्टिंग, मतलब डेटा को क्रम में लगाना, रीनेमिंग यानी कॉलम्स का नाम बदलना, और ड्रॉपिंग यानी अनावश्यक कॉलम्स को हटाना। ये 3 पिलर्स हैं एक्चुअली। सही कहा। तो अक्सर जब हम डेटा साइंस की बात करते हैं ना, तो ध्यान सीधा बड़े बड़े मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पर चला जाता है। मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एल्गोरिदम्स फैंसी लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर फाउंडेशन यानी डेटा की नींव ही अव्यवस्थित है तो दुनिया का कोई भी एडवांस मॉडल सही नतीजा नहीं दे सकता। गार्बेज इन गार्बेज आउट, राइट? एग्जैक्टली वही। तो आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ कोड की लाइंस को रटना नहीं है। कोड तो किसी भी वेबसाइट या मैनुअल पर मिल ही जाएगा। हाँ, वो तो कॉपी पेस्ट भी हो जाता है आजकल। हाँ, असली मकसद ये समझना है कि इस डेटा ऑर्गेनाइजेशन के पीछे का विज्ञान क्या है, ये क्रियाएं कैसे स्पष्टता बढ़ाती हैं और गलतियों की गुंजाइश को लगभग खत्म करती हैं, और विश्लेषण की क्षमता को भी तो बढ़ाती हैं। तो चलिए इसको एक ऐसे उदाहरण से शुरू करते हैं जिससे सभी आसानी से रिलेट कर सकें। बिल्कुल। कैसा उदाहरण? मान लीजिए एक कमरा है जहां सारा सामान बिखरा पड़ा है। मतलब कपड़े जमीन पर हैं, किताबें बिस्तर पर हैं और जूते वहां हैं जहां उन्हें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक टिपिकल मेसी रूम। हाँ, वही। अब ऐसी स्थिति में अगर उस भीड़ में से कोई एक खास चाबी ढूंढनी हो तो कितना टाइम लगेगा? हाँ, घंटों लग सकते हैं। घंटों लग जाएंगी और दिमाग अलग खराब होगा। सही में। तो जब रॉ डेटा नया नया आता है ना, तो उसकी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही होती है। वो बिखरा हुआ और पूरी तरह से केओटिक होता है। लेकिन एक बड़ा अंतर भी है, कमरे में कपड़े आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते। ओ हाँ, डेटा में तो डायमेंशंस और वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं। बिल्कुल, और समस्या को 1000 गुना बढ़ा कर देते हैं। जब तक चीजें अपनी सही जगह पर नहीं होंगी तब तक उसमें से कोई जानकारी निकालना नामुमकिन है। और इसी अव्यवस्था को सुलझाने का सबसे पहला कदम होता है चीजों को क्रम में लगाना, जिसे टेक्निकल भाषा में सॉर्टिंग वैल्यूज कहा जाता है। राइट, सॉर्टिंग। पर सॉर्टिंग सिर्फ ABCD या नंबर्स को एक लाइन में लगाने का नाम नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अगर हम इसके एनालिटिकल एंगल को देखें तो सॉर्टिंग दरअसल डेटा के अंदर छिपा हुए पैटर्न्स को सतह पर लाने का एक बेहतरीन तरीका है। मतलब छिपे हुए ट्रेंड्स दिखने लगते हैं। हाँ, मान लीजिए किसी बड़ी रिटेल चेन का पिछले 8 सालों का सेल्स डेटा है, वो लगातार डेटाबेस में जमा हो रहा है। तो वो तो बस डेट और टाइम के हिसाब से लाइन में लगता जाएगा। एग्जैक्टली। और उस रॉ डेटा को देखकर कोई ट्रेंड समझना लगभग नामुमकिन है। यहीं पर सॉर्टिंग का जादू काम आता है। अगर उसी सेल्स डेटा को टोटल सेल्स अमाउंट के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया जाए, यानी सबसे बड़ी सेल सबसे ऊपर और सबसे छोटी नीचे। हाँ, तो टॉप परफॉर्मर्स तुरंत सामने आ जाते हैं, या फिर उन डेटा पॉइंट्स का पता चल जाता है जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है, जिन्हें हम आउटलायर्स कहते हैं। राइट। और अगर सेल्स को डेट के हिसाब से सॉर्ट किया जाए तो तुरंत यह दिखने लगता है कि किस महीने में सेल्स बढ़ी और किस महीने में कम हुई, जिससे हम सीजनैलिटी का पता लगा सकते हैं। कंप्यूटेशनली देखा जाए तो भी सॉर्टिंग बहुत जरूरी है। वो कैसे? जब डेटा क्रमबद्ध होता है ना, तो उस पर आगे चलकर एग्रीगेशंस करना या विजुअलाइजेशंस बनाना बहुत कुशल हो जाता है। ग्राफ या चार्ट बनाने में आसानी होती है। हाँ, बिना सॉर्ट किए हुए डेटा का लाइन चार्ट बनाएंगे तो एक ऐसी जलेबी जैसा दिखेगा जिसका कोई सिरा ही नहीं है। क्योंकि लाइन तो हर तरफ भागेगी इधर उधर। वही तो। पाइथन की पांडास लाइब्रेरी में ये काम बहुत ही आसान और तेज होता है। बस एक कमांड लगती है, df.sort_values, और उसमें बस उस कॉलम का नाम देना होता है जिसके आधार पर सॉर्ट करना है। हाँ, बैकएंड में पाइथन C लैंग्वेज की स्पीड यूज करता है, जिसे लाखों रोज
कुछ ही मिलीसेकंड्स में सॉर्ट हो जाती हैं। ओह वाओ! लेकिन मैं सोच रही थी असली खेल तो वहाँ शुरू होता है ना, जब हम एक से ज्यादा कॉलम्स के आधार पर सॉर्टिंग करते हैं। बिल्कुल, सिर्फ एक आधार पर सॉर्ट करना तो बहुत बेसिक हो गया ना। हाँ, क्योंकि मान लीजिए डेटा को पहले शहर यानी सिटी के हिसाब से सॉर्ट किया और फिर उसी के अंदर सेल्स के हिसाब से। तो इससे हर शहर के टॉप परफॉर्मर्स का एक हायरार्किकल व्यू मिल जाता है। मतलब सॉर्टिंग सिर्फ सफाई नहीं है, ये एनालिसिस का पहला पड़ाव है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे ध्यान में आता है। कैसा सवाल? मान लीजिए डेटा सॉर्ट हो गया, चीजें लाइन में लग गईं, पर अगर उस डेटा के कॉलम्स का नाम ही किसी को समझ ना आए, तो उस क्रम का क्या फायदा? सही पकड़ा। जैसे रसोई में 2 डब्बे हैं हाँ, एक में नमक है और एक में पिसी हुई चीनी। दोनों बिल्कुल सफेद दिखते हैं। और अगर उन पे सिर्फ ए और बी लिखा हो, तो चाय में नमक और दाल में चीनी पड़ने का पूरा खतरा है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या है। डेटा के साथ भी बिल्कुल यही होता है। तो अगर सॉर्टेड डेटा में कॉलम्स के नाम कॉलम 1 या वार ए है तो किसी को नहीं पता चलेगा कि किस कॉलम में क्या जानकारी है। यही वजह है कि हमारा अगला कदम रीनेमिंग कॉलम्स होता है। यानी कॉलम्स को सही नाम देना। हाँ। डिस्क्रिप्टिव। और स्टैंडर्डाइज नाम रखने से ना सिर्फ डेटा को समझने में आसानी होती है, बल्कि पूरे सिस्टम में एक यूनिफॉर्मिटी आती है। और टीम वर्क में भी आसान होता होगा। जब दूसरी टीम के साथ डेटा शेयर करते तो उन्हें कोड ब्रेक करने में घंटों बर्बाद नहीं करने पड़ते। एग्जैक्टली। अगर कॉलम्स का नाम कस्टमर अंडरस्कोर नेम और परचेज अंडरस्कोर अमाउंट हो तो कॉन्टेक्स्ट 1 सेकंड में समझ आ जाता है। पर इस यूनिफॉर्मिटी का एक और बड़ा टेक्निकल फायदा भी तो है। रॉ डेटा में अक्सर कॉलम नेम्स के बीच में स्पेस होता है, जैसे फर्स्ट नेम। हाँ, और प्रोग्रामिंग भाषाओं में स्पेस एक अलग कमांड का संकेत दे सकता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए उन स्पेसेस को अंडरस्कोर से रिप्लेस करना पड़ता है, जैसे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, जिसे स्नेक केस कहते हैं। या फिर कैमल केस का भी इस्तेमाल लोग करते हैं। इससे प्रोग्रामिंग में आने वाले एरर्स रुक जाते हैं। एक्सेल में तो ये आसान है ना, बस कॉलम हेडर पर डबल क्लिक किया और नया नाम टाइप कर दिया। एक्सेल में आसान है छोटे डेटा के लिए, पर जब डेटा में सैकड़ों कॉलम्स हों तब मैनुअल काम फेल हो जाता है। हाँ, वहाँ एक एक करके नाम बदलना तो पागलपन है, और मैनुअल एरर्स का खतरा अलग। एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई और आगे चलकर पूरा कोड ब्रेक हो सकता है। इसीलिए पाइथन में प्रोग्रामेटिक तरीका अपनाते हैं, जिसमें डिक्शनरी मैपिंग यूज होती है, राइट? हाँ, वही। एक डिक्शनरी बनाई जाती है जहां पुराना नाम और नया नाम एक पेयर के रूप में होते हैं। तो एक मैपिंग बन जाती है और सॉफ्टवेयर सारे नाम एक ही झटके में बदल देता है। इसे एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह समझा जा सकता है। पैंडाज लगभग मिलीसेकंड्स में सारे कॉलम्स अपडेट कर देता है। मतलब फाइंड एंड रिप्लेस का एक सुपर एडवांस्ड और बुलेट प्रूफ रूप। तो अब डेटा सॉर्ट हो चुका है और डब्बों पर सही लेबल भी लग गए हैं कि किसमें नमक है और किसमें चीनी। हाँ, आधा काम हो गया। लेकिन एक मिनट, अभी भी इस डेटा सेट में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं जिनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे कस्टमर डेटा में एक कॉलम है जिसमें सभी का देश इंडिया लिखा है। अब अगर विश्लेषण ही सिर्फ इंडिया पर हो रहा है तो इस कॉलम का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, बस जगह घेर रहे हैं। या फिर सिस्टम के बनाए हुए लंबे लंबे आईडी नंबर्स, इन सब को हटाने की क्रिया को ड्रॉपिंग अननेसेसरी कॉलम्स कहते हैं ना? बिल्कुल, पर इसमें लोगों को थोड़ा डाउट होता है। हाँ, वही पुशबैक मैं भी देना चाहती थी। अक्सर कहा जाता है कि डेटा नया तेल है, मतलब डेटा इज द न्यू ऑयल। हाँ, ये फ्रेज बहुत पॉपुलर है। तो एक एनालिस्ट होने के नाते हमारी कोशिश तो ज्यादा जानकारी जमा करने की होनी चाहिए ना? डेटा डिलीट करना तो बनी बनाई जानकारी को खो देना है। ये चिंता बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ थोड़ा नजरिया बदलने की जरूरत है। सारा डेटा ऑयल नहीं होता। तो क्या होता है? कुछ डेटा सिर्फ नॉइज या शोर होता है। डेटा साइंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी कहते हैं। कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी, ये थोड़ा भारी शब्द है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब वेरिएबल्स या कॉलम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो मशीन लर्निंग मॉडल्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, तो अनावश्यक कॉलम्स डेटा में शोर पैदा करते हैं। हाँ, जिससे असल सिग्नल्स छिप जाते हैं। और इसके अलावा एक और खतरा है, टारगेट लीकेज का। ये क्या होता है? मान लीजिए कि किसी एल्गोरिदम को ये सिखाना है कि कौन सा कस्टमर अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करेगा। ओके, चर्न प्रिडिक्शन मॉडल जैसा कुछ। हाँ, अब अगर डेटा में पहले से एक कैंसलेशन अंडरस्कोर डेट नाम का कॉलम मौजूद है और उसे ड्रॉप नहीं किया। ओह, मैं समझ गई। मॉडल तो उसे देखकर 100% एक्यूरेसी दिखाएगा। एग्जैक्टली।
क्योंकि उसे पहले से ही पता चल गया है कि किसने कैंसिल किया है। ये तो एग्जाम से पहले आंसर शीट देने जैसी बात हो गई। हाँ, वही वही। तो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में ऐसे कॉलम्स ड्रॉप करना बेहद जरूरी है जो आगे का नतीजा पहले ही बता रहे हों। बिल्कुल। हर डेटा पॉइंट मददगार नहीं होता और ड्रॉपिंग का असर सिस्टम परफॉर्मेंस पर भी बहुत पड़ता है। मतलब रैम और मेमोरी वगैरह पर? हाँ, सोचिए 1 मिलियन रोज का डेटा है और 50 कॉलम्स हैं। अगर 10 बेकार कॉलम्स ड्रॉप कर दिए तो रैम में कितनी जगह खाली हो जाएगी? प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी क्योंकि कंप्यूटर उस कचरे को प्रोसेस नहीं करेगा। सही बात है। पाइथन में ड्रॉप कमांड से बस एक लिस्ट देनी होती है और काम खत्म। खतरा नहीं रहता? खतरा तो होता है और इसीलिए ड्रॉपिंग को एक ब्लाइंड प्रोसेस नहीं हो सकती। एनालिस्ट को ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका कोई सेफ तरीका है? सबसे बड़ा नियम यह है कि ओरिजिनल रॉ डेटा को कभी नहीं छेड़ा जाता। उसका हमेशा एक सुरक्षित बैकअप होता है। मतलब जो भी सॉर्टिंग, रीनेमिंग या ड्रॉपिंग हो रही है वो एक कॉपी पर होती है। हाँ, मेमोरी में एक नई वर्किंग कॉपी बनती है जिसे डेटा फ्रेम कहते हैं। अगर आगे चलकर लगे कि कोई ड्रॉप किया हुआ कॉलम जरूरी था तो उसे ओरिजिनल डेटा से वापस लाया जा सकता है। एग्जैक्टली। ड्रॉपिंग का मुख्य उद्देश्य एनालिसिस को फोकस्ड बनाना है, डेटा को हमेशा के लिए मिटा देना नहीं। ये पॉइंट बहुत अहम है। ओरिजिनल डेटा मत छेड़ो, बस वर्किंग कॉपी में सफाई करो। तो अब तक की चर्चा में ये 3 कदम क्लियर हो गए। सॉर्टिंग, रीनेमिंग और ड्रॉपिंग। हाँ, लेकिन अब एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल आता है। ये सारे काम करने के लिए पाइथन या आर जैसी भाषाओं की आखिर क्या जरूरत है? आपका मतलब है एक्सेल क्यों नहीं? हाँ, एक्सेल में भी तो फिल्टर लग जाता है, राइट क्लिक करके कॉलम डिलीट हो जाता है। तो पांडास और पाइथन सीखने का इतना जोर क्यों? देखिए, अगर डेटा छोटा है, जैसे एक छोटी दुकान की सेल्स, तब तो एक्सेल बेस्ट है। लेकिन जब डेटा का साइज बड़ा हो जाए ना, तब स्प्रेडशीट्स कमजोर पड़ जाती हैं। उनकी कोई लिमिट होती है क्या? हाँ, लगभग 1 मिलियन रोज की लिमिट होती है ज्यादातर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में। ओह, तो अगर किसी वेबसाइट का 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस का डेटा हो तो स्प्रेडशीट उसे पूरा खोल ही नहीं पाएगा। फाइल ट्रंकेट हो जाएगी और डेटा गायब हो जाएगा। और अगर खुल भी गई तो स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि जीयूआई यानी ग्राफिकल इंटरफेस हर एक रो को स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि स्प्रेडशीट एक साइकिल की तरह है। अगर पड़ोस में जाना है तो साइकिल आसान है। सही एनालॉजी है। लेकिन अगर हजारों किलोमीटर का सफर तय करना हो, क्रॉस कंट्री ट्रिप करनी हो, तो साइकिल पर नहीं जाया जा सकता। पाइथन जैसी तेज गाड़ी चाहिए। बिल्कुल। पाइथन स्क्रीन पर हर रो नहीं दिखाता, वो सीधा रैम में डेटा के साथ इंटरैक्ट करता है। इसे वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस कहते हैं। मतलब वो रो बाय रो नहीं जाता? नहीं, एक ही बार में पूरे कॉलम पर ऑपरेशन अप्लाई कर देता है। इसीलिए जो काम स्प्रेडशीट में घंटों लेता है, वो पाइथन मिलीसेकंड्स में कर देता है। अच्छा, तो पाइथन और पैंडास सिर्फ टूल्स नहीं है, ये एफिशिएंसी के माध्यम हैं जब डेटा बड़ा हो जाए। एग्जैक्ट पॉइंट। स्प्रेडशीट दर्शक और एडिटर दोनों हैं, जो बड़ी फाइल के लिए उसकी कमजोरी बन जाता है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को समराइज करें, हमने नासा के उस बिखरे हुए कमरे से शुरू किया था। हाँ, उस अव्यवस्था से निकलने के लिए सबसे पहले सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग ने डेटा को एक दिशा दी, उसके बाद कॉलम्स पर सही लेबल लगाए, यानी रीनेमिंग की। जिससे स्पष्टता आई और एरर्स रुके। और अंत में जो कचरा था उसे ड्रॉप किया। ड्रॉपिंग ने प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाई और फोकस लाया। दिशा, स्पष्टता और फोकस, ये तीनों मिलकर ही डेटा पाइपलाइन को मजबूत बनाते हैं। और इसी बुनियाद पर आगे के एआई मॉडल्स काम करते हैं। बिल्कुल। एक अच्छा एनालिस्ट इन बेसिक कदमों को कभी नहीं छोड़ता। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मुझे एक और आखिरी सवाल पर विचार करना जरूरी लग रहा है। हाँ, बताइए। पूरा टाइम हमने कहा कि कॉलम्स ड्रॉप करने से एनालिसिस फोकस्ड होती है, लेकिन सोचिए एक डेटा एनालिस्ट ही फैसला कर रहा है ना कि क्या इररिलेवेंट है और क्या ड्रॉप करना है। हाँ, वही चुनता है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनालिस्ट ही असल में पूरी कहानी और निष्कर्ष को कंट्रोल कर रहा है? ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लेकिन वैलिड पॉइंट है। क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कि डेटा खुद बोलता है, लेकिन जो डेटा स्क्रीन पर दिखता है वो तो किसी ना किसी का छाना हुआ होता है। अगर कोई वेरिएबल ड्रॉप कर दिया गया तो उसकी कहानी बाहर। एग्जैक्टली। जिसे इररिलेवेंट कहकर हटाया गया, क्या पता पूरी पिक्चर का सबसे जरूरी हिस्सा वही था। सफाई करने के चक्कर में वही कहानी बचती है जो एनालिस्ट चुन लेता है। जो डेटा पीछे छूट जाता है, शायद असल सच वही हो। तो इस विश्लेषण को यहाँ विराम देते हैं।
जब भी अगली बार कोई खूबसूरत ग्राफ सामने आए तो इस बात पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि उस तस्वीर के पीछे क्या सॉर्ट हुआ, क्या रीनेम हुआ, और सबसे ज़रूरी बात, किस इन्फॉर्मेशन को कहानी से हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया गया। बिल्कुल सही कहा।